दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश की संभल की जिला अदालत में नारे लग रहे हैं योगी के खिलाफ। और ये नारे जानते कौन लगा रहा है? ये वकील लगा रहे हैं नारे और कह रहे हैं कि संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर कैंसिल किया जाए। हाल के दिनों में ऐसी तस्वीर मैंने नहीं देखी थी कि किसी जज के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ट्रांसफर के बाद वकील नारे लगाए और नारे के बोल है कि जब जब योगी डरता पुलिस को आगे करता। इसमें पुलिस कहां से आ गई? तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए साथ में जुड़े हैं अधिवक्ता, पहले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जरूर है, विवेक पांडे जी। एक जज है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, इन लोग का ट्रांसफर होना सामान्य सी बात है। अब विभांशु सुधीर के ट्रांसफर के बाद इतना बवाल क्यों हो गया है सीजीएम संभल के? ये ठीक है कि उन्होंने एक फैसला सुनाया था अनुज चौधरी और तमाम समेत 2 दर्जन पुलिस वालों के खिलाफ एक व्यक्ति की जान लेने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। तो आखिर इस पे इतनी नेतागिरी, इतनी ज्यादा क्यों वकील नाराज हैं? देखिए, बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर के आप आए हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया रही है और उस प्रक्रिया के अनुपालन में टाइमिंग का जो बड़ा फैक्टर एक आता है। नहीं एक चीज समझे, ये जजेस का ट्रांसफर तो हाई कोर्ट करता, सरकार इसमें कहां से आ गई? जजेस का ट्रांसफर बिल्कुल हाई कोर्ट करता है, लेकिन एक कार्यपालक जज जो कि अपने रूटीन प्रोसेस को संचालित कर रहा है और आकस्मिक किसी का ट्रांसफर होना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सरकार को संदेह और समय के अनुसार, मैंने कहा ना, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। इस आदेश के बाद जिस प्रकार से उनका ट्रांसफर किया गया और अचानक ट्रांसफर करके जिस प्रकार से उनको पहली बात सीजीएम की जगह उनको सिविल डिवीजन में ट्रांसफर दिया गया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी पावर को रिड्यूस करते हुए दिखाने के लिए, तो ये वैसा ही है, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आपको डीजी बना दिया गया, लेकिन आपको डीजी बना के होमगार्ड डिपार्टमेंट दे दिया गया, कार्यकारी बल से हटा करके आपको होमगार्ड में बिठा दिया गया। तो कार्यकुशलता और कहीं ना कहीं एक मेरिट की जो प्रैक्टिस और मेरिट के आधार पे जो जजमेंट देने वाले जज हैं, उनको एक संदेश देने का प्रयास किया गया है, मुझे लगता है, जो कि अगर आप सरकार के विरुद्ध। अरे विवेक जी, आप वकील है साहब, आप जाने माने वकील है, लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं, मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। हाई कोर्ट का सरकार से क्या लेना देना? हाई कोर्ट का सरकार से क्या लेना देना? हाँ। ये जजों की नियुक्ति कौन करता है सर? कॉलेजियम करता। कॉलेजियम में कौन होता है? कॉलेजियम में कौन होता है? अब हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। सरकार का कौन होता है? नहीं, ये तो आप बताइए सर। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, अधिकतर, चूंकि हम लोग देखिए अधिवक्ता है, प्रैक्टिस करते हैं लीगल फ्रेटर्निटी में, लेकिन सभी जानते हैं कि कौन किसका करीबी है, कौन किसका नजदीकी है। और खास करके अगर जजों का चयन सरकार के पसंदीदा व्यक्तियों के या योग्यताओं के आधार पर होने लगे, तो कहीं ना कहीं कॉलेजियम को लेकर इसीलिए तो सवाल उठते हैं कि जैसे रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस रहा है जजों का, शुरू से इसीलिए विवाद का एक विषय रहा है कि हमेशा ये कहा जाता है कि मेरिट पे इसको लेके आना चाहिए, मेरिट के आधार पर योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कॉलेजियम में क्या है कि एक पीढ़ीवाद की परंपरा चल पड़ी है और कहीं ना कहीं पिक एंड चूज की परंपरा चल पड़ी है, जो कि आरोप लगते रहते हैं और ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी रहता है वकीलों के बीच में। मैं कहता हूँ आज जो परिदृश्य वकीलों का दिखाई दे रहा है, आज जो परिदृश्य वकीलों का दिखाई दे रहा है, क्या कारण है कि वकीलों को क्या आवश्यकता है कि एक जज के ट्रांसफर में इसका विरोध करे सरकार की नीति का? भाई सरकार की नीति का ही तो विरोध हो रहा है। लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट किसके अंडर में है? मैं कहता हूं कि ट्रांसफर मान लेते हैं कि आपकी बात सही है, हाई कोर्ट ट्रांसफर करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो ट्रांसफर करता है, हाई कोर्ट फंक्शन अंडर हुम? हाई कोर्ट किसके अंडर में फंक्शनिंग कर रहा है? हाई कोर्ट की प्रशासनिक व्यवस्था, हाई कोर्ट की प्रशासनिक व्यवस्था, हाँ मैं वही ला रहा हूँ, हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करता है।
ठीक है, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन इनकी जो प्रशासनिक मैनेजमेंट की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सरकार उसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। सैलरी से लेके भत्तों से लेके सब कुछ तो सरकार ही वो कर रही है ना, संचालन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कोई अपने अकाउंट से अपने किसी बजट से थोड़ी पैसा दे रहा है, सर सैलरीज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार देखिए हर जगह पे इन्वॉल्व है, सरकार के पैर कहीं ना कहीं हर जगह दिखाई देंगे आपको, वरना लेकिन ऐसा होता विवेक ना जी, तो। जी, मेरी बात सुनिए विवेक जी, एक जज का तो ट्रांसफर नहीं हुआ, कई जजेस का ट्रांसफर हुआ है। और अब एक विभ्रांशु जज का सुधीर ट्रांसफर का करते तो सीधे सीधे आरोप लग जाते। भाई कुछ कार्य सरकार ऐसे करती है कि दिखाने के लिए कुछ, खाने के लिए कुछ। मेरा ये कहना है कि 7 दिन का समय दिया गया था एफआईआर दर्ज करने के लिए। क्या वो एफआईआर दर्ज हुई? क्या वो एफआईआर दर्ज हुई? पहले तो सवाल ये उठता है। नहीं नहीं, और दूसरी बात है, अभी तक तो हाँ मेरी जानकारी में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हाँ, तो मेरा कहना है कि उनकी कार्यप्रणाली मेरिट के बेस पे थी। मेरिट के बेस पे काम करने वाले जो जजेस होते हैं, देखिए उनकी निष्पक्षता जो होती है वो लोकप्रिय होती है वकीलों के बीच में। और जो मेरिट की प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं वो चाहते हैं कि वो ऐसे जजेस के कोर्ट में उनका केस लगे जिसमें कि उनके पास मेरिट का आधार हो, बेल ग्रांट कराने का, चाहे रिलीफ लेने का। और कहीं ना कहीं जो कार्य ये हुआ है, इस पर एक गलत संदेश सरकार ने देने का प्रयास किया है और उन लोक सेवकों को देने का प्रयास किया है कि सरकार की नीतियों के विरुद्ध जो भी जजमेंट या आदेश पारित करेगा वो इसी तरह से ट्रांसफर हुआ किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की साख पे भी प्रहार किया गया है। न्यायपालिका को, हाईकोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए था कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि अचानक एक ऐसे जजमेंट को पास करने वाले जज का ट्रांसफर किया गया जिस पर कि ये जायज बात है कि सवाल उठने लाजमी थे। ये न्यायिक स्वतंत्रता पे, अधिवक्ताओं के, जुडिशरी के न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला है। और एक बात समझ लीजिएगा, इसमें जो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए समय दिया गया था, 7 दिन की समय सीमा समाप्त होने वाली थी। अगर ये समय सीमा समाप्त होती और कहीं इसको कंटेम्प्ट के प्रारूप में लेते या कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू होती इसमें, तो फिर सरकार घेरे में आती, फिर कहीं ना कहीं सरकार के लिए विवाद खड़ा होता। फिर सरकार अपने कृपा पात्र अधिकारी को बचाने का प्रयास कैसे करती, क्योंकि मामला जुडिशियल हो चुका था। तो इससे पहले कि वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई करते, मुझे लगता है कि इसीलिए उनका जानबूझ करके प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी प्रशासनिक कहीं ना कहीं क्षमताओं को भी कम कर दिया गया। अब वो सिविल मैटर केवल डिसाइड करेंगे, क्योंकि सीजीएम होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हाथ में होती है। ये कानूनी पक्ष आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं विवेक जी। अगर वो सीजीएम होते तो प्रशासनिक पावर भी उनके हाथ में प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती, क्योंकि सीजीएम जो होता है वो बेसिकली क्रिमिनल मैटर्स को भी देखता है। तो अब उनको केवल सिविल मैटर देखना है। अब उनको केवल कहने के लिए तो उनको सीनियर डिवीजन में बिठा दिया गया, लेकिन उनको अब केवल सिविल मैटर केवल वो टेकअप करेंगे, क्रिमिनल मैटर से उनका कोई सरोकार नहीं रहेगा। लेकिन बात इसकी है कि अब अनुज चौधरी से इसको जोड़ा जा रहा है, मीडिया हल्ला मचा रही है। भाई अनुज चौधरी के ऊपर जो अनुज चौधरी, देखिए दो चीजें हैं। अब घटनाक्रम देखिए पांडे जी, तो अनुज चौधरी अब संभव में पोस्टर नहीं, कहीं बगल के जिले में एडिशनल एसपी हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं। और अभी एक तस्वीर सामने आई थी, शायद वो गोरखपुर गए थे योगी आदित्यनाथ पे का आशीर्वाद कृपा प्राप्त करने। हाँ, कृपा प्राप्त करने, क्योंकि संभल से लेकर के गोरखनाथ के बीच में गोरखपुर तक मुझे लगता है कोई भी, ना तो मठ था, ना कोई पीठाधीश्वर थे, ना कोई संत थे। अरे इतना ही आशीर्वाद लेना था, प्रयागराज चले जाते, वहां तो संतों का समागम इस समय बसा हुआ है। अरे भाई वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा, आप जिस संत को मानेंगे वो आपका निर्णय है, और कोई दूसरा थोड़ी डिसाइड करेगा। बिल्कुल जायज बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मानना उनकी आवश्यकता भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि मामला ऐसा फंस गया था कि उनका कहीं ना कहीं ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता। और सुनने में जो आ रहा है, जो अंदर की बात आ रही है सामने, एक कि संभल के डीएम और वहां के एसपी ने जज के खिलाफ एक ज्वाइंट रिपोर्ट शासन को भेजी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे, न्यायपालिका की अभिव्यक्ति पे, न्यायपालिका के कार्यप्रणाली पे हमला है। विवेक जी, मैं थोड़ा जरा समझना चाहता हूं, क्या डीएम के पास अथॉरिटी है कि वो जज के खिलाफ रिपोर्ट बना सकता, उसकी हैसियत है? देखिए बात हैसियत की नहीं है, अनलेस अंटिल हाई कोर्ट आदेश करे कि इस मामले की जांच करके आप बताइए। हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया? मैं आपको बताऊं, मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक आगरा का प्रकरण हुआ था, शायद बबलू कुमार जी वहां के एसपी हुआ करते थे, और कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर के वहां के जज ने, चूंकि पैरेलल विंग होता है, पैरेलल पोजीशन होती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में बैठे हुए हैं, वो जुडिशियल फॉर्म में बैठे हुए हैं। और कहीं उस प्रकरण में मुझे याद आ रहा है, कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की संस्तुति की गई थी जज के माध्यम से, कुछ हॉट टॉक हो गई थी। अगर मैं भूल रहा हूं शायद उस घटना को थोड़ा, लेकिन इतना मुझे याद है। उसमें बबलू कुमार जी एसपी रहते हुए उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया था
और उसमें न्यायपालिका के जो आई गेस मुझे लग रहा है कि जुडिशियल जज ही थे वो भी मजिस्ट्रेट लेवल के, और उसके बाद शायद उनका ट्रांसफर हुआ था। तो अगर ये कहा जाए कि देखिए शासन को रिपोर्ट भेजना, भाई डीएम कौन होता है? डीएम जिलाधिकारी सीधे सीधे रिप्रेजेंट करता है। सीजीएम कौन होता है? जिसके अंडर में पूरा जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल पावर जिसके हाथ में होती है। तो डीएम ने अगर अपने प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर या एसपी के साथ मिलकर के कोई रिपोर्ट शासन को भेजी है, तो शासन को तो बस एक आधार चाहिए था ना। शासन को तो आधार चाहिए था, चूंकि योगी जी तो स्वयं उनके ऊपर कृपा बरसा चुके हैं पूर्व में, उनको अपना 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 अधिकारी बता करके कि हमारा एक अधिकारी है, वो खेल से आता है, वो थोड़ा सा वैसे दिमाग का है। तो अधिकारी जी के चूंकि योगी जी जब ये वक्तव्य दे रहे थे मीडिया में, तो उनको समझ जाना चाहिए था, लोगों में एक मैसेज तो आप क्लियर चला गया था। आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए अब सीजीएम के फैसले को दूसरा सीजीएम तो बदल नहीं सकता, बदल सकता है, ये समझाइए मुझे। नहीं, सीजीएम के फैसले को दूसरा सीजीएम नहीं बदल सकता। हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले सकती है, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इसका संज्ञान ले सकते हैं। और मेरा मानना है कि इस ट्रांसफर को निरस्त करना चाहिए, हाईकोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग होने लगी, तो आपको याद होगा वैभव कृष्णा जी का एक वृत्तांत आपको याद होगा। हाँ, वैभव कृष्णा जी नोएडा के एसएसपी थे, तो उस समय उनका उन्होंने वीडियो- हाँ, नोएडा के एसएसपी थे, उस समय उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के 5 आईपीएसओ के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रेषित की थी, गोपनीय रिपोर्ट शासन को। और उसके बाद क्या कार्रवाई की शासन ने? शासन ने ईमानदारी और जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए वैभव कृष्णा को ही बिठा दिया। नहीं, क्यों बैठाए? सुनिए, उनके खिलाफ एक वीडियो वायरल हुआ था साहब, ठीक है। बात पूरी बताइए ना। हाँ, ठीक है, वैभव मैं आ रहा हूँ। कृष्णा की एक वीडियो क्लिप मैं आ रहा हूँ उस पे। तथाकथित, उसकी सच्चाई ठीक है, नहीं पता, लेकिन मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ। वैभव कृष्णा जी का एक वीडियो वायरल हुआ मान लेते हैं, लेकिन वैभव कृष्णा जी की रिपोर्ट क्या झूठी थी? क्या उस अब ये रिपोर्ट पे तो कार्रवाई हुई? अरे वो भाई रिपोर्ट पे साहब, कार्रवाई हुई? एक मिनट सुनिए, ये तो भाई सरकार बताएगी। मेरे बताइए कि जिस जज का ट्रांसफर बनाया हुआ है, जो संभल में सीजीएम आदित्य सिंह नाम बताया जा रहा है, अब लोग बता रहे हैं कि वही जज है जिन्होंने संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। आदित्य सिंह जी, तो जी हाँ, जिन्होंने जामा आदित्य मस्जिद के सिंह। सर्वे का आदेश दिया था, राइट, बिल्कुल सही बात। इनको अब ये आदेश दिया था उन्होंने नवंबर 2024 में, ठीक है। ठीक है, ठीक बात। और मैं विभांशु जी का मैं देख रहा था कि 1 साल में इनके 3 ट्रांसफर हुए। बिल्कुल जायज बात है। ठीक है, आदित्य सिंह को ट्रांसफर कर दिया गया था, फिर चंदौली से वापस आ रहे हैं। तो मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि चूंकि मामला, और इसमें तमाम लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई दिल्ली में भी ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था, कि जो सरकार के मन नहीं, तमाम लोगों ने, तमाम पत्रकारों ने ट्वीट किया। ठीक है, ठीक बात है। उसमें उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, एक जज साहब थे, उन्होंने सरकार को बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी, तो उनका ट्रांसफर हो गया है। और अभी हाल में चर्चा में आई थी कि अडानी के खिलाफ किसी ने फैसला दे दिया था, तो उसका ट्रांसफर हो गया। तो ये ट्रांसफर तो रूटीन बात होती है, लेकिन इसको इतना बड़ा इशू पॉलिटिकल वजह से बनाया जा रहा है कि क्या मामला है? एक्चुअल मामला है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की एक ट्रांसफर का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है। ठीक, मजिस्ट्रेट स्तर पे 3 साल का, एक सामान्य ट्रांसफर जो होता है वो 3 साल का होता है। और आउटलाइन कोर्ट जैसे मुख्यालय से दूर या दूर की अदालतें जो होती हैं, सोनभद्र जैसे इलाकों में, ये 2 वर्ष का माना जाता है। वार्षिक स्थानांतरण आमतौर पर अप्रैल महीने में किए जाते हैं। जो ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है, अप्रैल महीने में रूटीन ट्रांसफर होते हैं। अब हाईकोर्ट के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित में वो किसी भी अधिकारी का समय ट्रांसफर जो है समय से पहले कर दे। अब यहाँ पे हाईकोर्ट को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए थी कि इनकी ऐसी कौन सी प्रशासनिक आवश्यकता थी कि विभांशु जी को उठा करके इस तरह से ट्रांसफर किया गया, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने मुझे अगला सवाल दे दिया, बताइए आप पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाईकोर्ट को ये बात बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि जब उन्होंने एक जजमेंट दिया जिसका की ड्यूरेशन, जो कि इतना विवादित विषय बना, और उसमें चूंकि 7 दिन का समय था, सब वो 7 दिन पूरे होने वाले थे, एफआईआर रजिस्टर अगर नहीं हुई है तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट होती, और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग अगर इनिशिएट होती तो कोर्ट खुद ही एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे देती, या खुद ही एफआईआर दर्ज करवा देती, तो या तो सजा दे देती, सीधी बात है। कंटेम्प्ट के मामले में एसपी को भी लपेटा जाता, फिर एसपी भी उसके दायरे में आते, क्योंकि एसपी की जिम्मेदारी थी। वास्तविकता यह है कि तरीके से एसपी यहाँ पर अपनी एक अग्रिम जांच करके एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी उनको कोर्ट के आदेश पे, और अग्रिम जांच करके उसमें अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था तो एफआईआर लगा सकते थे। लेकिन चूंकि इन लोगों ने इसको नाक का सवाल बना लिया, कोर्ट के आदेश को नाक का सवाल बना लिया। अब कारण यह है कि योगी सरकार या प्रशासन को यह बात समझनी चाहिए, ये पूरा देश उनका समर्थक नहीं है।
ईमानदार अधिकारी संस्थाओं में बैठे हैं, नहीं तभी नहीं तो ये भाई संस्थाएं खड़ी हैं। मुझे याद नहीं आ रहा विवेक जी की अंतिम बार मैंने वकीलों को जज के फेवर में नारेबाजी करते मैं तो पहली बार देख रहा हूं। नहीं, ऐसा होता नॉर्मली है। देखिए वकील, मैं वही बात आपको कहना चाह रहा हूं। देखिए आप प्रभावित कर सकते हैं उनको जो कि कभी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते नहीं है। वकील लेकिन जो 24 घंटे दिन भर वो केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को ही देख रहा है, फेस कर रहा है, दूसरों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आप उसको एफआईआर से तो नहीं डरा सकते ना। एफआईआर तो वकीलों के लिए एक आभूषण की तरह माना जाता है सर। हमारे कोर्ट में कहा जाता है कि एफआईआर होना मतलब वकील का गहना, एफआईआर वकील का गहना होता है। और वकील हमेशा सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ता है। ये जो भ्रष्ट सरकारें बैठी हुई हैं, भ्रष्ट व्यवस्थाओं के माध्यम से जो संचालन हो रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग का, हम तो हमेशा इस पे सवाल उठाते आए हैं। मैं हमेशा कहता हूं मॉडल पुलिस एक्ट 2006 को सरकारें क्यों नहीं लागू करना चाहती, क्योंकि सबसे पहले उनके हाथ से ट्रांसफर पोस्टिंग की अधिकार चली जाएंगे। उनको एक अच्छा राज्य सुरक्षा आयोग बनाना पड़ेगा जिसमें कि पत्रकार, रिटायर्ड जज, इनका समावेश है। तो ऐसी व्यवस्था सरकार क्यों देगी जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे? एक वहां पे कमाई एक भी तो बंद हो जाती है ना। एक पुराने पत्रकार हैं और कांग्रेस के साथ जुड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, हाउ कैन द गवर्नमेंट ओवरराइड द जुडिशरी, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, हाउ कैन द गवर्नमेंट ओवरराइड द जुडिशरी, सीजीएम विभांशु सुधीर हु ऑर्डर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट संभल सीओ अनुज चौधरी एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सुल्तानपुर. This send a clear message, punish judges who scrutinize the police. Now no judge will dare to hold the police accountable. A shameful act and a direct slap on the independence of the judiciary. ये तो कह रहे हैं कि उनका ट्रांसफर करके संदेश दिया गया है जजों को कि आप पुलिस को कहीं भी दोषी मत ठहराइए। देखिए इस बात को समझनी चाहिए कि जिस प्रकार से उनके पद की गरिमा को गिराया गया है और तो प्रशांत कनौजिया का जो ट्वीट है वो हाँ मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, चेहरा थोड़ा सा आवा रहा है। ये क्या बार बार लगता है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। पर मैं यही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से न्यायपालिका की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया है और जिस प्रकार से न्यायपालिका का और जजों का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया है, ये कहीं से भी अक्षम्य नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सीनियर डिवीजन सुल्तानपुर में उनको सिविल जज के पद पे पोस्ट किया गया है। तकनीकी रूप से तो ये कैडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रमोशन कहा जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रशासनिक शक्तियों को कम करना कहीं ना कहीं एक सजा के तौर पे देखा जाता है। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, आपको डीजी बना दिया गया और डीजी होमगार्ड बना दिया गया, मालखाने का इंचार्ज बना दिया गया। अब आपके डीजी जो एक पद है डीजी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी फिर? ये तो पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है। अच्छा ये बताइए कि भाई जो पोस्ट खाली रहेगी वही ना ट्रांसफर होगा? पोस्ट खाली नहीं थी, ऐसा नहीं कि सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन नहीं थे। मैं तो कह रहा हूं ना, रिशफलिंग की गई। क्यों की गई? रिशफलिंग की क्या आवश्यकता थी? सिर्फ एक प्रकरण में चूंकि पुलिस कर्मियों पे एफआईआर, अब ये तो देखिए, मैंने उस दिन भी हमने इस बात पे चर्चा की थी, मैं आज फिर कहता हूं, अगर अनुज चौधरी जी इतने महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, तो अन्य वो पुलिसकर्मी जो ऐसी कार्रवाइयों का दंश झेल रहे हैं, उनके लिए सरकार ने ये स्टैंड क्यों नहीं लिया? उनके वर्तमान कार्यकाल में जो उनके ऊपर एफआईआर पुलिस कर्मियों पे हुई, उनके कप्तानों ने स्टैंड क्यों नहीं लिया फिर इस तरह से? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगता, अभी तक तो मुझे नहीं पता चला कि संभल के पुलिस अधीक्षक या फिर अनुज चौधरी खुद किसी अदालत में गए हो इस फैसले के खिलाफ। वो जाएंगे तो या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे या फिर हाई कोर्ट जाएंगे। पहली बात तो एसपी कहां से बीच में आ गए, मैं ये समझ नहीं पा रहा। एसपी किस आधार पे बीच में आया, मैं समझ नहीं पा रहा। एसपी ने ये बयान कैसे दे दिया, मैं ये समझ नहीं पा रहा। ये तर्कहीन टिप्पणी थी उनके लिए और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको पहले कानून की किताबें पढ़नी चाहिए फिर से। अगर बाय नेम्ड कोई पार्टी है, अनुज चौधरी जी या उनके साथ जो अन्य पुलिसकर्मियों का बाय नेम अगर इसमें फ्रेम किया गया है, तो स्टेट का इसमें क्या रोल है? स्टेट कहां से ये कह रहा है कि हम अपील में जाएंगे? ये तो अनुज चौधरी जी कहते हैं कि हम अपील में जाएंगे। अगर स्टेट इसमें पार्टी थी तो मैं समझ सकता हूं कि ठीक है, स्टेट का लोकस इसमें बन गया, लेकिन बाय नेम्ड अगर किसी को फ्रेम किया गया तो इसमें स्टेट कहां से आ गया? वो भी अपोज करने की जगह सपोर्ट में खड़ा हो गया स्टेट आकर के। ये बड़ा मतलब आश्चर्य करने वाला विषय था। लेकिन एक बात बताइए, वकील लोग जो है वो वकील भड़क गए हैं, ये सब लगातार ट्वीट हो रहा है
और लेकिन ये वकील लोग क्या इस ट्रांसफर के खिलाफ क्या वकील या बार हाईकोर्ट खुद नहीं जा सकती बजाय नारेबाजी करने की? मैं समझना चाह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूँ, हाईकोर्ट देखिए नारेबाजी किसी से भी, नहीं, नारेबाजी से क्या हासिल होगा? आप मुझे ये बताइए कि आप मैं खुद बता वकील। नहीं, मैं बता मैं बता मुझे रहा हूँ। तकनीकी रूप से कोई भी हाईकोर्ट किसी भी जज का ट्रांसफर करने का उसके पास अधिकार होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है उसके पास होता है अधिकार। लेकिन सवाल यह है कि इसे कागजों पे आप अवैध कैसे साबित करेंगे? क्योंकि हाईकोर्ट ने अगर लिख दिया कि प्रशासनिक आधार पे, अब वो प्रशासनिक आधार कुछ भी हो सकता है, वो हाईकोर्ट जाने। हाईकोर्ट से आप सवाल कैसे पूछेंगे कि किस प्रशासनिक आधार पे आपने ये तो विभांशु अग्रवाल जी अपने ट्रांसफर को चैलेंज कर सकते हैं, ये अधिकार उनके पास है। ये तो विभांशु जी स्वयं अपने ट्रांसफर को चैलेंज कर सकते हैं, ये अधिकार है उनके पास। वकील, अब आपने पूछा एक सवाल कि वकील इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वकील इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कई वकीलों के मामले उनकी कोर्ट में लंबित रहे होंगे, पेंडिंग रहे होंगे, कई जजमेंट पे रिजर्व रहे होंगे, कईयों के आदेश आने वाले होंगे, या हो सकता है आदेश बन के तैयार होंगे, सिग्नेचर हस्ताक्षर होने थे उनके। न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है सर। आप किसी को ऑल ऑफ सडन उठा करके ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और मान लीजिए कोई नया जज आता है। अब नया जज आएगा, पहले तो वो ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के बाद फिर वो मीटिंग करेगा, तमाम प्रोसेस, उसमें वकीलों का एक तो न्यायिक प्रक्रिया डिले हुई, दूसरी बात कहीं भी निष्पक्षता नहीं दिखाई देती है ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग में। यही कारण है कि कुछ जो सीमित अधिकार हैं पुलिस विभाग के, चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स के हाथ में ट्रांसफर करने की, पोस्टिंग कर, इस पे इसीलिए समय पे सवाल उठाते रहे हैं लोग। और आपको याद होगा सबसे बड़ा नाम जसवीर सिंह वही थे जिन्होंने राजा भैया को अरेस्ट किया था। आपको याद होगा, आप ही के समय के पत्रकार दो ही तो आईपीएस जबरिया रिटायर किया योगी जी ने। एक हाँ, अमिताभ ठाकुर जो फिलहाल बेचारे जेल में है, और जसवीर सिंह जी की अपील आज भी राष्ट्रपति के यहाँ पेंडिंग है। राष्ट्रपति जी के पास समय नहीं है कि उनकी अपील को डिसाइड करते हैं। किस चीज की सोचिए अपील कितनी किया व्यस्त उन्होंने? है भाई। अपने नियुक्ति को लेकर के उन्होंने अपने सस्पेंशन को लेके चैलेंज किया है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि इतने ईमानदार आईपीएस अधिकारी को जब रिटायर किया, और जसबीर सिंह जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, जहां तक मुझे पता है वो अपने कार्यकाल के आईपीएस लॉबी के सबसे ज्यादा ट्रांसफर होने वाले आईपीएस रहे हैं। नहीं, उस बैच के दो ही अधिकारी थे जो शासन की हर सरकार को खटकते थे। एक जसबीर सिंह, अमिताभ ठाकुर, एक साहब जेल में है, दूसरे का पता नहीं, वो मीडिया से बात भी नहीं करते हैं। ये जरूरत से ज्यादा मीडिया में बात करते हैं। सरकार ने कहा कि चलो भाई। जसबीर सिंह का प्रकरण मैं आपको याद दिलाऊं, नवंबर 2024 में उनको बर्खास्त किया गया, और बर्खास्त नहीं कि जबरिया रिटायर, हाँ वही, रिटायर भी नहीं, बर्खास्त कर दिया गया, बर्खास्त किया गया उनको, बाकायदा बर्खास्त किया। जबरिया, जबरिया, चलिए हाँ उसी बात है, जबरिया बर्खास्त किया गया। 5 वर्षों से निलंबित थे। कारण उसका आधार क्या बनाया गया? फरवरी 2019 में उन्होंने हफिंग पोस्ट नाम की एक चैनल को इंटरव्यू दे दिया था। उसमें उन्होंने सरकार की नीतियां, ट्रांसफर, पोस्टिंग, एनकाउंटर की नीतियों पे सवाल खड़े कर दिए। सरकार को खटक गया, इसको अनुशासनहीनता मान करके समय से लंबी छुट्टी लेने बिना बताए सरकार को, और उसके बाद नोटिस का जवाब न देने जैसे आधार बना करके सरकार ने जबरिया उनको रिटायर कर दिया। लेकिन जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, निष्पक्षता तो नहीं साबित कर पा रही है ना। हर जगह तो सरकार अपने कर्मों से, कुकर्मों से घिरी जा रही है। प्रयागराज में देखिए, इनका एक अधिकारी नोटिस देता है शंकराचार्य को, 24 घंटे में साबित करो, जो मामला कोर्ट नहीं डिसाइड कर पाई अभी तक, जबकि उनको शंकराचार्य आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है, उसके प्रमाण है हमारे पास। लेकिन वो माघ मेला का अधिकारी इतना बेअंदाज है कि वो सरकार के निर्देश में 24 घंटे में कहता है कि आप बताइए, आप शंकराचार्य के नहीं। अरे मैं कहता हूं इसकी भी क्या आवश्यकता थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी जी हैं, काफी बुद्धिजीवी हैं, शास्त्रों की जानकार होंगे, शंकराचार्य जी के साथ बिठा करके खुले वातावरण में सारे मीडिया का मंच लगा के, माइक लगा करके शास्त्रार्थ करा दीजिए। ये भी अपनी योग्यता साबित कर देंगे। और आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज तो इसके लिए प्रख्यात हैं कि शास्त्रार्थ के लिए तो खुली चुनौती देते हैं मंचों से। कम से कम ये भ्रम तो दूर हो जाता ना कि शंकराचार्य कौन है। आपने देखा सोशल मीडिया पे किस तरह की वाहियात और घटिया ट्रोलिंग करा रहा है बीजेपी का मीडिया। अब तो भाई उनके प्रतिनिधि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, एपी मिश्रा साहब, उल्टा कि आप चुपचाप ये नोटिस विड्रॉ कीजिए, नहीं आपके खिलाफ बिल्कुल ये कंटेम्प्ट है। बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को प्रभावित करने के लिए कंटेम्प्ट का मामला बनता है। जब मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसी मैटर जिसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रिट फाइल है उसको आप पूछ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करने के लिए बैठा है फिर? यानी आप सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधी सीधी बात समझिए, सरकार चाहती है, क्योंकि अभी चूंकि सरकार बेअंदाज क्यों हुई न्यायपालिका पे, मैं आपको बता रहा हूं। अभी एक कॉन्क्लेव हुआ जिसमें हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
एक मंच पे शायद साझा उन्होंने मंच साझा किया योगी जी के साथ, कुछ दृश्य सामने आए। अब सरकार को लगा कि अरे जुडिशरी में तो हमारी बड़ी पकड़ है। हो सकता है कि उस ऊर्जा का प्रभाव था कि वो ऊर्जा सरकार बर्दाश्त न कर पाई चीफ जस्टिस की, और वो ऐसी तुच्छ निम्न स्तर की हरकतों पे उतर आई। मतलब जुडिशियल कैपेबिलिटी पे जा करके आप उसको चैलेंज करने की 24 घंटे में बता रहे हैं, आप उसको एक तरह से धमकी दे रहे हैं आप शंकराचार्य को कि 24 घंटे में बताओ। और पूर्व नहीं तो में वो तो सरकार पिछले कुंभ में स्वयं इनको शंकराचार्य घोषित कर चुकी है ऑफिशियल बुकलेट पे अपने। क्या अरे भाई, सरकार अब तो चल रही है, सर्कस चल रही है सर। पीएन मिश्रा ने तो कहा कि चुपचाप माफी मांग लो, नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। खैर, बिल्कुल उत्तर होगा, प्रदेश में बिल्कुल होगा। और जो माघ मेला का अधिकारी अनुज चौधरी बनने का प्रयास कर रहा है, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसे विधिक प्रक्रिया में फंसेगा कि उनकी ना सर्विस बुक बचेगी और ना उनकी नौकरी बचेगी। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को एंटरटेन नहीं करता सर, मनमानी। और ऊपर से आप धमकी दे रहे हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम। नोटिस अगर जनरल प्रारूप में भी दी जाती है तो कम से कम 15 दिन का समय दिया जाता है। नहीं आप नहीं, शंकराचार्य, भाई वो अधिकार क्षेत्र में आता है। पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि क्या मैं कह रहा हूं किस कैपेसिटी से, यही तो मेरा सवाल है, किस हैसियत से तुमने नोटिस जारी नहीं किया? नहीं, ये तो सर मैं चूंकि विधिक पक्ष नहीं जानता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं कर सकता, मैं तो कह रहा हूं ना। अगर माघ मेला में कोई एक सामान्य साधु भी जाकर के अपने लिए शिविर के लिए या टेंट लगाने के लिए आवंटन ले रहा है, तो ये नोटिस अगर या तो आप पहले ये कह दीजिए कि आप एनआरसी की तरह वहां पे ये चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब नागरिकता की तरह कौन कौन साधु है, कौन कौन संत है, कौन महामंडलेश्वर है, कौन मठाधीश है, कौन शंकराचार्य है। चार ही तो शंकराचार्य हैं। अब इन दुर्बुद्धियों को यह भी नहीं पता कि देश के 4 शंकराचार्य कौन है, तब तो धन्य है व्यवस्था, धन्य है संचालन उत्तर प्रदेश का। ये तो केवल और केवल देखिए उद्देश्य ये है, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बताऊं जितना मैं समझ पाया। इस समय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को आधार बना करके हमारे देश के सनातन धर्म, हमारे देश के ईमानदार अधिकारियों, हमारे देश की ईमानदार व्यवस्थाओं और हमारे देश के ईमानदार समाज के नागरिकों पे प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। आप ईमानदार पत्रकार हैं, आपके ऊपर एफआईआर करा दी जाएगी। आप सरकार की कमियां मत दिखाइए। अगर आपने सही चीज दिखाई तो उसको एआई वीडियो बता दिया जाएगा। अब एक नया शब्द इनके मुंह में आ गया, एआई। हर चीज को एआई बता देंगे। अब दिल्ली में जिस तरह योगी जी प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे थे, ऐसा ना हो कि 24 घंटे बाद मीडिया सेल उसको भी बता दे भाजपा की, ये तो एआई की फोटो है। ये तो छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। आप कहां तक सत्य दबाएंगे सर? सत्यमेव जयते का उद्घोष ऐसे ही थोड़ी चलता है। सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि इस देश में भाजपा, देखिए मैं बता दूं आपको, मैं कंक्लूड करूंगा अपनी बातों को जरा यहाँ पे। भाजपा चारों पीठों के शंकराचार्य को क्यों प्रभावित करना चाहती है, क्यों बार बार उन पे हमले करती है? हमारे आदित्य जगत गुरु अवधूतेश्वरानंद जी महाराज भगवान का ये कहना है कि इस देश में गो हत्या बंद होनी चाहिए, और भाजपा लगातार स्लॉटर हाउस और गो हत्यारों से या बूचड़ खाने चलाने वालों से बड़े स्तर पे चंदे लेते आई है, करोड़ों के चंदे। और वो चंदे देने वाले कहीं ना कहीं इनके इस उद्देश्य से असहज हो रहे हैं, जिसके कारण भाजपा को चंदा दान करने वाले चंदादाताओं की सुरक्षा की बड़ी चिंता है। क्योंकि अगर राष्ट्रमाता व गाय को घोषित करना पड़ा तो ये स्लॉटर हाउस सब बंद हो जाएंगे आधे। तभी तो देखिए हलाल का सर्टिफिकेट लेके दिखा रहे थे, दौड़ रहे थे, वाहवाही लूट रहे थे। सनातन की सरकार बताते, धर्म की सरकार बताते हैं स्वयं को, धर्म की आड़ में केवल धन का संचय कर रही है भाजपा। और इनका उद्देश्य जहां तक मुझे प्रतीत होता है, आप चारों पीठों के शंकराचार्यों को विमुक्त करके अपने राजनीतिक शंकराचार्य लाने का प्रयास है। चारों पीठों पे कब्जे की उद्देश्य से, कब्जे की नीति है। यही कारण है कि भाजपा अब शंकराचार्यों पे प्रहार कर रही है। जैसे इन्होंने आडंबरधारी, आपने देखा होगा, अब मैं तो कह रहा हूं, आपके मंच पे कह रहा हूं, अगर हमारे अवधूतेश्वरानंद जी महाराज भगवान रोल्स रॉयल से आते तो अधिकारी हो सकता है पलकों से झाड़ू मार रहे होते उनके लिए। लेकिन अब मर्सिडीज और जहां पोर्शे गाड़ी वालों के साथ बैठना उठना होगा तो थोड़ा उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो उसी के प्रभाव और आडंबर में आकर के मुझे लगता है कि इस तरह की हरकतें और कृत्य की गई है। जबकि मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता दूं, गोरख बानी और नाथ साहित्य में ये स्पष्ट लिखा गया है कि सन्यासी को राजनीति से दूर होना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट मत है, इसमें कोई किंतु परंतु वाला विभेद नहीं है, क्योंकि माया में फंसने का कारण बनता है इसमें। नाथ संप्रदाय में सन्यासी योगी शाखा सबसे मजबूत और सबसे प्रभावी योगी शाखा मानी जाती है। सन्यासी का मुख्य उद्देश्य होता है मोह माया से मुक्ति और हठयोग शिव भक्ति, संसार से विरक्ति। लेकिन आज क्या स्थिति है? गोरखनाथ की एक रचना मैं आपके सामने रखना चाहूंगा आपके मंच पे। सब्दी और वध का जब उन्होंने निर्माण किया गोरखनाथ जी ने, स्वामी गोरखनाथ जी ने, उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा, राज्य संग्रामे जूझ न करवा,
हेले ना बोइबा नाद, मतलब राजा से ना युद्ध करो, ना उसकी सेवा में रहो, ना उसके संरक्षण में सो। ये राजनीति से सीधे सीधे दूरी का प्रतीक है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है सर, सिद्धांतों पे कौन चल रहा है? राजनीति सत्ता के अहंकार में और सत्ता कुर्सी के लालच में कहां से कहां पहुंच गए अभी एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब जब इस देश में संतों का अपमान हुआ, हमारी भी सरकार में एक कृत्य गलत हो गया था, उसके लिए हमने क्षमा याचना की, लेकिन उसका खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ा। एक नकारात्मक संदेश गया हमारे विरुद्ध, जबकि उसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी को संज्ञान मिलते ही उन्होंने तत्काल अगले दिन कार्रवाई की, डीएमएसपी सबको हटाया, उन्होंने क्षमा याचना भी की जा करके। तो मैं तो कह रहा हूं, और अभी देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस पे लेके ट्वीट भी कर दिया है, इसी प्रकरण को लेके। चूंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने इस बात को स्पष्ट मंच पे कहा, तो उन्होंने उसी बात को ट्वीट किया कि क्षमा याचना कर लीजिए, योगी जी जाए उनकी शरण में, क्षमा याचना कर ले, गलती हुई है, हो सकता है माफ कर दे। और संभल का प्रकरण उग्र आंदोलन लेगा, मैं आपको बता रहा हूं, संभल का प्रकरण उग्र आंदोलन लेगा। बार काउंसिल के चुनाव चल रहे हैं, अगर एक ईमानदार न्यायिक अधिकारी की प्रेरणा को अमिताभ ठाकुर समझ करके रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो मत भूलिए ये विधिक समाज है, विधि समाज है ये। हम अपने जजों का सम्मान करना भी जानते हैं, करवाना भी जानते हैं, क्योंकि हमारे जज, हमारी मातृ संस्था जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हम अपने जजों पे प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे, राजनीतिक प्रहार, और किसी का मनोबल नहीं गिरने देंगे। पूरे प्रदेश के वकील एक सुर में हो जाएंगे खड़े, ये समझ नहीं रहे अभी। जिन वकीलों के कृपा पात्र बन के ये लोग अपने मुकदमे वापस लेकर के बैठे हैं या मुकदमों से बच रहे हैं, वो वकील भी इनके सहयोग में नहीं खड़े होंगे। अधिवक्ताओं की एकता को चुनौती ना दे सरकार, बड़ी स्पष्ट रूप से मैं आपके मंतव्य आपके मंच पे कर रहा हूं। ये जो सोच रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मंच साझा करके इन्होंने बड़ी उपलब्धता हासिल कर ली और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब इनकी बात मानेंगे, तो ये गलत मंतव्य है। उनको संज्ञान लेना चाहिए, ये अवैध ट्रांसफर है, और इस अवैध ट्रांसफर का संज्ञान हमारी मातृ संस्था को लेना चाहिए। और मातृ संस्था के साथ मैं निवेदन करूंगा आपके मंच से कि 75 जिलों की बार इसके विरोध में पत्र प्रेषित करे चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि इस नियुक्ति को तत्काल रोका जाए। कारण इससे हमारे न्यायपालिका पे कहीं ना कहीं प्रशासनिक प्रहार हुआ है, राजनीतिक प्रहार हुआ है, और हमारे न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए सर, आपने मजबूती से बात रखी और ये कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश के सारे वकील एक हो जाएंगे इस मुद्दे पे, और अब देखते हैं हाईकोर्ट इस पे क्या फैसला लेती है। विवेक जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।